नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का जो फॉर्म है उसको फॉर्म भरने की लास्ट डेट आज यहां पर है और आप में से मैक्सिमम कैंडिडेट ने फॉर्म फिल कर दिया होगा और जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है वो फॉर्म फिल कर देंगे आज। ऐसे में दोस्तों आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट में इशूइंग अथॉरिटी क्या आएगी, कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट का चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट का, नॉन क्रिमिलियर और जो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है क्या दोनों एक ही हैं या फिर अलग अलग है, एनओसी के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपका रिजल्ट फाइनल में है तो क्या आप फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर नहीं, फोटो और सिग्नेचर को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको यहां पर हो रही है, एग्जाम सेंटर और आरआरबी या जोन चूज करने का आपके पास ऑप्शन क्यों नहीं है और किन किन गलतियों की वजह से आपका फॉर्म यहां पर रिजेक्ट हो सकता है। तो जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आज इन सभी टॉपिक के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेलवे एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप भी रेलवे में आरपीएफ भर्ती 2024 का फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको दोस्तों रेलवे में इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए दोस्तों आप किरण पब्लिकेशन तरफ से आने वाली ये वाली बुक ले सकते हैं, जिसमें रेलवे में 2018-19 में जो आरपीएफ की एग्जाम कंडक्ट की गई थी टीसीएस ने, उसके शिफ्ट वाइज सारे के सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। इसमें आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल दोनों की अलग अलग बुक है। इसी प्रकार दोस्तों आप प्रैक्टिस वर्क बुक के लिए ये वाली बुक यहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार आपके मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपके कांस्टेबल और एसआई दोनों के जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर मिल जाएंगे। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है, वहां से दोस्तों आप डायरेक्ट इनको ऑर्डर कर सकते हैं या आपके नियर बाई ऑफलाइन स्टोर से भी इनको परचेस कर सकते हैं। चलिए एक एक करके सारे जो भी डाउट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला आपका मोस्ट डाउट है कि एग्जाम सेंटर चूज करने का ऑप्शन नहीं है। देखिए, इस बार रेलवे ने आपको एग्जाम सेंटर चूज करने का ऑप्शन नहीं दिया है और ये आरआरबी एएलपी की भर्ती निकली थी उसमें भी नहीं दिया है और टेक्नीशियन की भर्ती उसमें नहीं है और अब जो आरपीएफ की भर्ती निकली है इसमें भी आपको ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रेलवे ने आपकी बार ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो आप ये सोच रहे हैं कि सर हमारे पास आ नहीं रहा है, तो ये सबके पास ही नहीं है। रेलवे ने इस बार ऑप्शन आपका जो है एग्जाम सेंटर चूज करने का ऑप्शन दिया ही नहीं है। आगे अगर आएगा तो मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। इसी प्रकार रेलवे ने इस बार आरआरबी या फिर जोन चूज करने का ऑप्शन भी नहीं दिया है। पहले आपने देखा कि आरपीएफ में अंदर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी इस टाइप के बना दिए गए थे, लेकिन इस बार दोस्तों आपको कोई ग्रुप चूज करने का ऑप्शन दिया ही नहीं है। आगे हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी को लेकर। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे कमेंट आपके प्राप्त हुए थे कास्ट सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी को। ठीक है, तो आज हम डिटेल से बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट का पूरा मामला। देखिए, पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो देखिए, मैं आपको एक सीधी सी एक लाइन बताता हूं, उसको आप याद रखिएगा। जिस भी लेवल की भर्ती है ना, उसमें उसी लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगा दो। जैसे आप जिस स्टेट में हो, आपका जो होम स्टेट है, उस होम स्टेट में अगर भर्ती निकलती है तो आपको लगाना है स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म। ठीक है, लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉर्म भर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म फिल कर रहे हो, तो दोस्तों आपको लगाना है सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट। इस चीज को लिख लीजिए। अब यहां पर बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट में कि कास्ट सर्टिफिकेट का इशूइंग अथॉरिटी कौन होता है। तो देखिए, जो कास्ट सर्टिफिकेट को जारी करता है ना, वही उसका इशूइंग अथॉरिटी होता है। मैं आपको मेरा कास्ट सर्टिफिकेट दिखा देता हूं और आपको बताता हूं कि उसका इशूइंग अथॉरिटी कौन है। यहां पर मैं आपको एक मेरा पुराना कास्ट सर्टिफिकेट दिखा रहा हूं और यहां पर आप क्लियर मेंशन देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है कि कौन इसका इशूइंग अथॉरिटी है। तो यहाँ पर देखिए लिख रहा है सब डिविजनल ऑफिसर, यानी जो सब डिविजनल ऑफिसर है उसने यहाँ पर ये जारी किया है। तो क्लियर रूप से जो आपका सब डिविजनल ऑफिसर है ये इसका क्या हो जाएगा, इशूइंग अथॉरिटी। और बहुत सारे लोग यही पूछ रहे थे कि सर इसमें कास्ट सर्टिफिकेट नंबर कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो नंबर है ना, नीचे लिखा गया है, यही दोस्तों इसका होता है कास्ट सर्टिफिकेट नंबर। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो साइन जो होता है, जो सिग्नेचर करते हैं, वहां पर भी इनकी पोस्ट लिखी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो साइन कर रखा है इन्होंने, यहाँ पर पोस्ट लिखी है, डेजिग्नेशन लिखा है सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, तो सब डिविजनल ऑफिसर इनका क्या हो गया, इशूइंग अथॉरिटी। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट को कौन कौन जारी कर सकता है, तो मैं आपको रेलवे का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूं। तो ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आरपीएफ की भर्ती का। तो इसका पेज नंबर 21 में आपको दिखा रहा हूं, ओबीसी वाला,
देखिए किसी का भी देख सकते हैं आप, ईबीसी का देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पर ये जो वाला है ठीक है, ये आपका ईडब्ल्यूएस वाला है, इसको देख लीजिए, चाहे आप दोस्तों यहाँ पर नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है उसको देख लीजिए। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन इसको जारी कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बता रखा है कौन जारी कर सकता है, नीचे ही इन्होंने लिस्ट दी गई है, देखिए यहाँ पर। तो ये ईसिंग अथॉरिटी होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर, इसके अलावा एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, ये सारी जो लिस्ट है वो दोस्तों यहाँ पर जारी कर सकता है आपका इस जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको। तो आप अपने 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 कास्ट सर्टिफिकेट में एक बार देख लीजिए कि किसने आपका कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू किया है। तो यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर ये नाम था सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर बनाया था, तो ये यहाँ पर वैलिड है, ठीक है। तो आप भी अपना बनवा सकते हैं और यहाँ पर सही जो कास्ट सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी है वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अब आपका एक और डाउट है कि यहाँ पर जो ओबीसी के अंदर, यहाँ पर देखिए ओबीसी के अंदर जो सर्टिफिकेट होता है, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, वो क्या एनसीएल का होता है या फिर अलग अलग होता है। तो देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ओबीसी में दो कैटेगरी हैं, एक आपकी होती है एनसीएल, एक होती है सीएल। एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमिलियर, ठीक है, एक होता है क्रीमिलियर। तो देखिए ओबीसी का सर्टिफिकेट जो आप बनवा रहे हो एनसीएल वाला, उसमें क्या होता है कि आपकी जो इनकम है परिवार की 8 लाख से कम है सालाना, और आपको जो 27% आरक्षण मिलता है वो मिलता है। लेकिन क्रीमिलियर जो होता है, क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट आपको बनवाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप ऑब्वियसली अपने आप ही यूआर में कंसिडर हो जाओगे। तो जो भी यहाँ पर ओबीसी का बेनिफिट लेना चाहता है तो उन्हें ओबीसी का नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट ही बनवाना यहाँ पर पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। तो एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट जब भी आपसे मांगा जाए तो वो ओबीसी का नॉन क्रीमिलियर ही होता है, क्योंकि आरक्षण का बेनिफिट उन्हीं को मिलता है, क्रीमिलियर वालों को वैसे ही नहीं मिलता। तो वैसे भी आप क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट बनवा के करोगे ही क्या, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट डाउट के ऊपर। तो अगला आपका डाउट है एनओसी रिलेटेड प्रॉब्लम। देखिए जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं रेलवे में, ठीक है, आरपीएफ का, या भविष्य में कोई और वैकेंसी निकलेगी उसका, तो वहां पर आपसे पूछा जाता है क्या आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं और भी जॉब कर रहे हैं क्या, स्टेट गवर्नमेंट पे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में। और अगर आप यस के ऊपर क्लिक करते हो तो फिर आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने एनओसी ले रखी है क्या। तो देखिए इस विषय में मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आपने एनओसी नहीं ली है, देखिए एनओसी तो अभी आप अप्लाई करोगे उसके बाद आपको मिलेगी। तो वैसे भी आपको एनओसी जो होती है जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय आपको चाहिए होगी। तो फिलहाल अगर आपने अप्लाई नहीं करी है तो आप अप्लाई कर देना, आपको डीवी के टाइम पे चाहिए होगी, फिलहाल तो आपको चाहिए भी नहीं होगी। तो अगर आपने ऑलरेडी एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया तो आप उसमें यस के ऊपर क्लिक कर देना, और अगर नहीं किया तो नो के ऊपर क्लिक कर देना, क्योंकि अभी आपसे एनओसी नहीं मांगी जाएगी, आपसे डीवी के टाइम मांगी जाएगी। आगे बात करते हैं कि फाइनल ईयर का रिजल्ट यहाँ पर पेंडिंग है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा रेलवे की सभी भर्तियों के बारे में। जब भी कोई भर्ती निकलती है उसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है, अगर उससे पहले आपका रिजल्ट जारी हो जाता है, जैसे कि जो आरपीएफ की भर्ती है उसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट आज 14 मई है, तो अगर 14 मई लास्ट डेट है, 14 मई रात 11:59 तक, तो अगर 14 मई की रात को 11:59 तक अगर आपका रिजल्ट जारी हो जाता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए कि जब भी आपका कोई भी भर्ती निकलती है, अगर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपका रिजल्ट जारी हो गया तो आप फॉर्म फिल कर देंगे। अदरवाइज अगर आपका रिजल्ट वेटिंग में है या जारी होने वाला है 2-5 दिनों में, तो भी आपको अप्लाई नहीं करना है। आगे बात करते हैं फोटो और सिग्नेचर की। फोटो और सिग्नेचर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इनकी वजह से ही रेलवे में फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट होता है। रेलवे में जो फॉर्म रिजेक्ट होता है या तो फोटो की वजह से या फिर आपका सिग्नेचर की वजह से। तो देखिए पहला आपका डाउट है कि सर हिंदी में साइन कर दिया हमारा फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा। देखिए हिंदी इंग्लिश का कोई मैटर नहीं है, आप साइन किसी में भी कीजिए, हिंदी इंग्लिश उर्दू जिसमें भी आपको चाहिए उसमें आप कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि रनिंग हैंडराइटिंग में होना चाहिए। अब बहुत सारे यही नहीं समझते कि रनिंग हैंडराइटिंग क्या होती है, तो देखिए मैं आपको रनिंग हैंडराइटिंग बता देता हूँ। देखिए रनिंग हैंडराइटिंग का मतलब होता है कि अक्षरों को जॉइंट में लिखना, मतलब कि अलग अलग नहीं लिखना। जैसे इंग्लिश में अगर मैं लिखूंगा और मान लीजिए मेरा नाम खेमराज है, तो अगर मैंने कुछ ऐसा साइन कर दिया तो इसे हम बोलेंगे नॉन रनिंग हैंडराइटिंग। लेकिन अगर यही साइन मैंने कुछ इस टाइप से किया, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे रनिंग हैंडराइटिंग, सेकंड नंबर वाली। तो आप समझ गए रनिंग हैंडराइटिंग क्या होती है, जहां पर आप मतलब कंटिन्यूअस लिखते हो किसी भी चीज को, ठीक है। तो आपको रनिंग हैंडराइटिंग में लिखना है, ब्लॉक लेटर में नहीं लिखना। दूसरा
यहाँ पर आगे बात करें सिग्नेचर के बारे में ही, तो सिग्नेचर का साइज का इशू हो रहा है कई छात्रों को। तो देखिए जो प्रिस्क्राइब साइज दी रखी है आपको, उस साइज के अनुसार ही आपको फोटो को रीसाइज करना है। गूगल पे आपको मिल जाएगा, तो गूगल पे आप जाइए, फोटो को अपलोड कीजिए, फोटो छोटी हो जाएगी। आप सर्च करेंगे इमेज रीड्यूसर गूगल पे, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पर आप छोटा कर सकते हैं। आगे बात करते हैं फोटो की। तो फोटो के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है कि फोटो कैसी होनी चाहिए। सेल्फी फोटो नहीं होनी चाहिए, ग्रुप फोटो नहीं होनी चाहिए, चश्मा वगैरह नहीं होना चाहिए, चेहरा आपका क्लियर विजिबल होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, आड़ी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, पासपोर्ट होनी चाहिए, आपका चेहरा एकदम उसमें क्लियर दिखे, बियर्ड भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसी फोटो आपको यहाँ पर होनी चाहिए। अब ऐसे में देखिए यहाँ पर एक छात्र ने पूछा है कि हमारी जो फोटो है उसके ऊपर डेट और नाम मेंशन है, तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा क्या? देखिए फॉर्म रिजेक्ट डेट और नाम की वजह से नहीं होता है, मैंने आपको बताया किन किन वजहों की वजह से होता है। लेकिन आप अगर फोटो के ऊपर डेट मेंशन करवा रहे हो, नाम मेंशन करवा रहे हो, तो बिल्कुल छोटा करवाइए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा स्पेस उसके अंदर ले रहे हो। बाकी अगर आप डेट मेंशन नहीं करवाओगे तो भी कोई इशू नहीं है, बिना डेट मेंशन के भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है। बहुत कम है जहां पर आपका डेट मेंशन नहीं करते हैं। डेट मेंशन से ये हो जाता है कि फोटो कब क्लिक की गई है, और तो कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, आपकी फोटो ठीक है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ये बात है। आगे बात करते हैं, एक डाउट है कि आधार कार्ड रिलेटेड प्रॉब्लम। देखिए आधार कार्ड में क्या है कि कई कैंडिडेट हैं जिनके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट है उनकी 10th की मार्कशीट से। तो ऐसे में उन्होंने पूछा है कि क्या हम पैन कार्ड या वोटर आईडी या फिर बाकी जो डॉक्यूमेंट है क्या उनको हम लगा सकते हैं? देखिए बिल्कुल आप लगा सकते हैं, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट आप लगा दीजिए। बाकी आधार कार्ड में भी आप करेक्शन करवा लीजिए, आधार कार्ड की डेट पे आपकी चेंज हो जाएगी। और आगे बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। तो देखिए एग्जामिनेशन फीस के बारे में आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर हमने फ्री लिख दिया है, फ्री लिख दिया है एग्जामिनेशन फीस की जगह। तो चलिए आपको वापिस से बताते हैं एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर कितनी कितनी लग रही है। तो यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन फीस के बारे में बात करें तो यहाँ पर दो अलग अलग भर्तियां निकली हैं, एक आरपीएफ एसआई है, एक आरपीएफ कांस्टेबल है। अगर आपके पास दोनों की एलिजिबिलिटी है, दोनों का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, और दोनों की अलग अलग फीस आपको देनी पड़ेगी, ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप एक फॉर्म भरते हैं तो देखिए कितनी फीस आपकी लगेगी। तो अगर यहाँ पर आप एससी के हैं, एसटी के हैं, एक्स सर्विसमैन है, फीमेल है, माइनॉरिटीज हैं, या ईबीसी से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों आपकी जो फीस लगने वाली है वो दोस्तों 250 रुपये लगने वाली है। और आप अगर एग्जाम देने जाओगे तो 250 रुपये रिफंड भी यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप इनके अलावा हैं, जैसे अगर आप ओबीसी के हैं, ठीक है, आप अगर फीमेल नहीं है, मेल हैं, ठीक है, तो सारे के सारे मेल हैं, उनको 500 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन उनमें भी एग्जाम्पशन है, अगर ईबीसी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, जनरल से बिलोंग करते हो, अगर आप मेल हैं तो दोस्तों आपको 500 रुपये फीस यहाँ पर देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो 400 रुपये इसकी रिफंड भी यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर लास्ट डाउट जो मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, मान लीजिए कोई कैंडिडेट है वो ग्रेजुएट है, तो क्या आप दोनों फॉर्म भर सकता है? बिल्कुल आप दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास दोनों फॉर्म की एलिजिबिलिटी है। क्योंकि एसआई के लिए ग्रेजुएशन मांगी है और कांस्टेबल के लिए 10th पास मांगी है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ऑब्वियसली आप 10th पास तो होंगे ही होंगे, इसलिए आप जो है दोनों का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी और भी आपका कोई डाउट रह गया है आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी सही सटीक नॉलेज यहाँ पर प्राप्त हो सके। चैनल पर आपने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।